यस हेलो, कैसे हैं बच्चे? सभी बढ़िया। सो माई सेल्फ राजीव राज सिंह, फिजिक्स फैकल्टी। सो वंस अगेन मैं आप तमाम लोगों के बीच फिर से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे चैनल पे देख रहे होंगे तो 3-4 वीडियो हमने इंटीग्रेशन का अपलोड किया है। ये डिमांड है बच्चों का कि सर बेसिक मैथमेटिक्स का कुछ वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो आप देखेंगे 3-4 हमने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। सो आज ये इंटीग्रेशन का लास्ट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, देखेंगे आप, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का। आपने अगर प्रीवियस 2-3 वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखे होंगे कि इंटीग्रेशन को हम मैथमेटिक्स के अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए एक्स का इंटीग्रेशन करना है या tan x का करना है, तो ये सब करना हमने सीखा है। अब हम ग्राफ के थ्रू इसके एप्लीकेशंस को सीखेंगे कि ग्राफिकल मतलब क्या होता है, फिर हम उसके एक एक करके एप्लीकेशंस पे जाएंगे। तो चलिए, मैं मानता हूं, यहाँ देखिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, राइट। ओके, हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे y जो है x का फंक्शन है, जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। फाइन, मान लेता हूँ, रैंडमली मैं लेता हूँ कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। किसी भी तरीके से ग्राफ हो सकता है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, रैंडमली मैं जस्ट समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, ओके फाइन। तो एक ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, देखिएगा। चलिए, इस पॉइंट को मैं x1 मान लेता हूँ और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है इसको मैं y1 मान लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं x2 मान लेता हूँ और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इसको मैं y2 मान लेता हूं। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया अंडर द कर्व अगर निकालना है, क्या पूछूं मैं? अगर एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब हो गया कि यहां से लेके यहां तक, यानी ये वाला एरिया अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालें। यहां देखिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप मोशन पढ़ेंगे, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। ठीक है, तो इन सभी जगह, इवन पूरे फिजिक्स में हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन हमें यूज करना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक बार आप ढंग से देखिए कि कैसे इसको यूज करना है। अगर वंस एक बार आप मिस कर गए तो एक तय है कि फिर से इसको संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए प्लीज ढंग से देखिएगा सर, केयरफुली देखिएगा। अब इसका एरिया हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, एरिया आपने अभी 10th पास करके आए हो तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने आता है। यानी कि जितने तरह के एरिया निकालना आपने सीखा है, उनमें से किसी भी एरिया का कंसेप्ट यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ y की जो वैल्यू है टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। ओके, एक तरीका है, क्या करेंगे? मैं मान लेता हूँ यहाँ से x डिस्टेंस पे गया, इन चीज़ों को समझिएगा सर। यहाँ से x डिस्टेंस पे गया और एक छोटा सा मैं एलिमेंट ले रहा हूँ। हाँ मेरे दोस्त, मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ जिसकी लेंथ मैं मान के चलता हूँ dx। चीज़ों को समझिएगा, इसकी लेंथ में मान के, थिकनेस में मान के चलता हूँ dx। ये वाली जो थिकनेस है ये मैं मान रहा हूं dx। ये ऐसा क्यों मान रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। क्या ये dx का वैल्यू, मैंने पहले ही बताया कि dx का जो वैल्यू है वो वेरी 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 स्मॉल है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है। यानी कि इसकी वैल्यू काफी स्मॉल है। तो होगा क्या, मान लिया जाए कि x इज इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू 5 है। अगर मैं बोलता हूं आपको कि x इज इक्वल टू 5.000005 पे y की वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अप्रोक्सीमेटली 5 ही होगा। यानी कि y इस वैल्यू के लिए चेंज नहीं हुआ। तो वही मैंने किया, x का जो चेंज है मैंने इतना कम लिया है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली दोनों, एक मिनट होल्ड करो, ये वाली दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली दोनों पॉइंट पे सेम है। ये जो वैल्यू दिख रहे हैं दोनों पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली सेम है और इसको मैं मान लेता हूं y। अगर मैं आपसे
अब पूछूं कि ये क्या है, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ भी है और विड्थ भी है, लेंथ ग्रेटर है विड्थ से, तो सर ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो एक छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या होगा, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, स्ट्रिप मींस पट्टी। तो इसका एरिया छोटा है तो मैं लिखूंगा सर DA, और आप खुद देखें इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो लेंथ हो गया y, ओके, और विड्थ हो गया सर dx, सो इसका एरिया हो जाएगा y इंटू dx। ये स्मॉल एरिया है मेरे बच्चों, क्या है, स्मॉल एरिया है। चीजों को ढंग से समझिएगा। अगर यहां भी एक छोटा सा स्ट्रिप होगा सर, बिल्कुल यहां भी एक स्ट्रिप होगा सर, क्या यहां भी एक छोटा सा स्ट्रिप होगा, बिल्कुल होगा सर। क्या यहां भी एक छोटा सा स्ट्रिप होगा, यस बेबी, यहां भी स्ट्रिप होगा। तो क्वेश्चन ये है, क्या ऐसे स्ट्रिप यहां से लेके वहां तक 10 हैं या 20 हैं या 50 है, तो मैं बोलूंगा सर इनफिनाइट है। कितना है, इनफिनाइट है। यहां से लेके यहां तक बहुत सारे स्ट्रिप्स हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, इस स्ट्रिप का एरिया, फिर इस स्ट्रिप की एरिया, फिर इस स्ट्रिप की एरिया, यानी कि जितने स्ट्रिप पॉसिबल हैं उन सभी के एरिया को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। और मैंने पहले ही आपको बताया है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन में कि स्मॉल पार्ट्स के जोड़ने के प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसलिए मैं यहां लिखता हूं सर टोटल एरिया, यहां देखिएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया DA, ओके, ये हो जाएगा सर y dx। क्या हो जाएगा, y dx। चीजों को समझिए। अब क्वेश्चन है कि सर पहला स्ट्रिप कहां मिला होगा, x1 पे मिला होगा, और लास्ट स्ट्रिप कहां मिलेगा, x2 पे। तो लोअर लिमिट हो जाएगा x1 और अपर लिमिट हो जाएगा x2, समझ रहे हैं, अपर लिमिट हो जाएगा x2। तो यहां से आपने क्या देखा कि किसी भी ग्राफ का, किसी भी एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, उस जिस फंक्शन का, ये जो ग्राफ है किसका है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है। ये इस फंक्शन का ग्राफ मैंने खींचा है। तो इस फंक्शन का एरिया अंडर कर्व फाइंड करने के लिए इसी फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना होगा विथ प्रॉपर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो क्या यहां तक समझ गए आप, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। सो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स अपन लेते हैं, तब आपको बेहतर व्यू मिलेगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो बने रहिए, देखते रहिए आप। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करूंगा, एक तो ग्राफ बनाऊंगा, फिर कैसा शेप बनेगा उसके अकॉर्डिंग करूंगा, और एक इंटीग्रेशन मेथड से करूंगा। तो चलिए यहां पे अगर मैं इसकी ग्राफ प्लॉट करता हूं तो आपको मालूम है कि y इज इक्वल टू x, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा सर, y ग्राफ है ये, ठीक है। हमें कौन सा पार्ट लेना है, x इज इक्वल टू 1 से 2 तक लेना है। 1 है तो फिर y भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 30 मिनट हो गया क्या? देखिए तो सही बात है, क्या स्पेस नहीं है क्या, आया तो ऑटोमेटिक रुक गया था, मतलब चल रहा, मिनट चल रहा था। स्पेस आप खत्म, जहाँ थे ना वहीं रुक गए थे। स्पेस खत्म होगा, निकालो इसको, डिलीट करना पड़ेगा पुरानी वीडियो को।
हाँ, तो ये देखो, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ y इक्वल टू एक्स, तो हमें मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो ऑरिजिन से पास करेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब चलिए मुझे एरिया फाइंड करना है। कौन सी एरिया? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, तो अगर इसको मैं देखूंगा तो ये कुछ इस तरह से शेप बन रहा है। ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया। आप देखो तो आपको भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया और ये आपका रेक्टेंगल हो गया और ये आपका ट्रायंगल हो गया। राइट, ओके। तो अगर इसका एरिया मैं फाइंड करना चाहता हूं तो टोटल एरिया हो जाएगा। मान लो अगर इस एरिया को मैं A1 मान लेता हूं, इस एरिया को मैं A1 मान लेता हूं और इसको मैं A2 मान लेता हूं, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? एरिया टोटल हो जाएगा A1 प्लस A2। अब समझिए चीज़ों को, A1 क्या होगा? ये वाला एरिया। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है इसकी? 2 - 1 1, और हाइट भी इसकी ये वाली कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी 2, क्योंकि y अगर x 2 है तो देखो x यहाँ पे 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग y भी कितना होगा? 2 होगा। तो हाइट हो जाएगा 2 - 1 1, प्लस ये एक रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ विड्थ कितनी है? 1 है, और लेंथ कितनी है? 1 है। तो आप खुद देखो, ये हो गया 1/2 प्लस 1, ये हो गया 3/2 हमारा आंसर। ठीक है, तो ये जनरल मेथड से किया है। ठीक है, अगर मैं इसी को इंटीग्रेशन मेथड से करूंगा तो अब हमें ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता अभी, तो चलो ये इजी इक्वेशन मैंने लिया था, y इक्वल टू एक्स का लिया था, तो हमें मालूम है कि ये इस प्रकार का शेप आएगा। लेकिन मान लो कि अननोन फंक्शन है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है, किस तरह का ग्राफ बनेगा उसका। अगर उसका एरिया फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल तरीका, क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो देखो, एरिया टोटल इज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ाया था आपको, ये होता है y dx x1 से x2। अब y क्या हो जाएगा? यहां से डाल दो, y हो गया x इंटू डी एक्स, और x1 है 1 to 2। अब इसका स्क्वायर करो, इसका इंटीग्रेशन करो, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा x² 2, एंड ये हो गया 2 और ये हो गया 1। अब सोल्व कर लो मेरे बच्चों। अरे मेरे बच्चों नहीं, मेरे स्टूडेंट्स, बच्चे तो अब माँ बाप के हैं। तो यहाँ देखिए, तो कितना हो जाएगा? 4/2, क्योंकि मैंने बताया था कि एक बार अपर लिमिट डालोगे माइनस एक बार लोअर लिमिट डालोगे, तो ये हो जाएगा अगेन 3/2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ रहा है। तो एक सिंपल तरीका है एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने का। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखें अगर आप कि y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर है, सो फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। देखते जाइएगा, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगेन इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इसका ग्राफ आपको बनाने आता है, लेकिन इस बार मैं इसका ग्राफ नहीं बना रहा। आपको बनाने आता है तो उससे कीजिए। ठीक है, इस बार मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन से करता हूं, तो क्या लिखूंगा? एरिया टोटल इज इक्वल टू y dx, समझिएगा, y dx x1 से x2। तो ये हो जाएगा, y की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, x² 2 dx, और ये हो जाएगा 0 से 6। तो आप खुद देखें, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2, बचेगा क्या? x² dx 0 से 6, तो हो गया 1/2। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, मैंने बता रखा है, x³ 0 to 6। ठीक है, तो अब आप देखो, इसको सोल्व करो तो क्या हो गया? x³ 6। अपर लिमिट सर 6 है, जबकि लोअर लिमिट 0 है। इसको अगर सोल्व करोगे तो फटाफट आपके पास आ जाएगा 6³ माइनस 0³ तो ये हो जाएगा सर 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशंस को अप्लाई करते हैं। अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटीग्रेशंस के कितने एप्लीकेशंस हैं, तो मैं बोलूँगा इन्फिनाइट एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैं 2-4 लिखता हूं, फिर मैं बताता हूं किस तरह से इसके एप्लीकेशन बढ़ते चले जाएंगे,
इरेज करूं क्या? ठीक है, जैसे आप यहां देखें एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में, अभी मैं बता रहा हूं कि पूरा मैं लिस्ट आउट नहीं कर पाऊंगा यहां पे, क्योंकि इसके एक दो एप्लीकेशंस नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसके पूरा एप्लीकेशंस यहां पे लिस्ट आउट नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ इंटीग्रेशन में बता देता हूं, टू फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम एक्सीलरेशन एटी ग्राफ, ठीक है, और एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों जगह से आप वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि यहां पे इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू a dt, टाइम t1 से t2 आप ले लो। उसी तरह आप ये फाइंड कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको मैं vt लिख देता हूं डायरेक्ट, फ्रॉम vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा v dt और टाइम हो जाएगा t1 से t2। मैं अभी बता रहा हूं कि मैं इसको लिस्ट आउट नहीं कर सकता। अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना होगा तो वर्क डन इक्वल टू मैं लिखूंगा एरिया अंडर एफ डी एक्स, राइट। तो ये भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशंस के एप्लीकेशन को अपन लिस्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी एरिया अंडर किसी भी ग्राफ का फाइंड करना हो तो हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। बाकी इसके एप्लीकेशंस को धीरे धीरे जैसे जैसे हम फिजिक्स के चैप्टर में प्रोसीड करेंगे समझते चले जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ग्राफिकल फिजिक्स पे होगा और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बगैर फिजिक्स के किसी भी ग्राफिकल क्वेश्चंस को आप टच नहीं कर सकते। तो मैं आज इस वीडियो के यही रोकता हूं और आपका इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मैंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैथ में बहुत पढ़ना है, फिजिक्स में हमें उतना नहीं पढ़ना है। तो चलिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।